हेलो दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इसके लिए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 हुआ था। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके तहत यहाँ पे हमारे संविधान में कितने भाग जोड़े गए? भाग 4 का क जोड़ा गया। ठीक, भाग 4 का क जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? इसके लिए इसके द्वारा संविधान में 51 का ये अनुच्छेद जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को हमारे अनुच्छेद यहाँ पे हमारे संविधान में शामिल किया गया। और कहाँ से ये लिया गया है? आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी, ये भी आप लोग बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी। तो आप लोग याद रखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश करती है। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसके लिए सिफारिश करती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले जो थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक, मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे। और बात करते हैं मोरारजी देसाई के, तो मोरारजी देसाई की बात करते हैं तो ये त्यागपत्र देने वाले, यानी कि त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे कौन? मोरारजी देसाई त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। और मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कैसे प्रधानमंत्री थे? ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी जो समाधि है, मोरारजी देसाई की जो समाधि है वो एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी समाधि है? तो मोरारजी देसाई की जो समाधि है उसे अभय घाट कहते हैं। मोरारजी देसाई की समाधि को अभय घाट कहते हैं। आपसे पूछे कि मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब मिला? मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब मिला था? तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न 1991 में दिया गया था। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल था। ठीक, पीसी महालनोबिस मॉडल था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तो इसके तहत 3 स्टील प्लांट की निर्माण की गई। पहला स्टील प्लांट जो था वो भिलाई स्टील प्लांट था। कहाँ क्या था? ये भिलाई स्टील प्लांट था। भिलाई स्टील प्लांट था। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, भिलाई स्टील प्लांट। और ये कहाँ पे लगाया गया था? ये छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। ये किस देश की सहायता से? इसे रूस की सहायता से लगाया गया। और दूसरे नंबर पे जो था वो दुर्गापुरा स्टील प्लांट था। दुर्गापुरा स्टील प्लांट था। इसे किस देश की सहायता से लगाया गया और कहाँ पे लगाया गया? तो दुर्गापुरा जो स्टील प्लांट है इसे कहाँ पे लगाया गया? इसे पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। इसे कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में। और किस देश की सहायता से लगाया गया? इसे ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। और तीसरा वाला जो था वो कौन था आपका? राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे लगाया गया था? तो ये उड़ीसा में लगाया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में लगाया गया था। और इसके लिए कौन सा देश सहायता किया था? इसके लिए जर्मनी सहायता किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए जर्मनी सहायता किया था। बात करते हैं भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन कब हुआ? तो भारत में जो मुद्रा का पहला अवमूल्यन है वो आपसे पूछ रहा है कब हुआ। तो सबसे पहले मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में हुआ था। फिर जाके मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1966 में। फिर जाके मुद्रा का एक बार और अवमूल्यन हुआ 1991 में। कुल कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था? कुल कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ? कुल 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और वित्त आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जो वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है? एन के सिंह है।
एन.के. सिंह है, वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। वित्त आयोग का जो गठन है किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद नंबर 280 में है। ठीक, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद नंबर 280 में है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग का गठन। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के लिए आप लोग याद रखेंगे अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल कब दिया गया? 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल है इसे देने की शुरुआत कब से की गई? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है इसको देने की शुरुआत कब से हुई? तो अर्थशास्त्र के नोबेल को देने की जो शुरुआत है वो आपके 1968 से हुई थी। कब से हुई थी? 1968 से। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि इसे देने की शुरुआत कब से हुई थी? 1968 से हुई थी। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? आप लोग बताएंगे कि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र के जनक। एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र के जनक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे स्थित है? तो जो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे सड़कों की सर्वाधिक लंबाई? महाराष्ट्र में है। आपसे पूछे कि यहाँ पे महाराष्ट्र से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे कि एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है एवं अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है? ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पे है? औरंगाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये गुफा स्थित है। ठीक, और आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत का जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर वो कौन सा है? भारत का जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है वो कौन सा है? आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है वो कौन है? मुंबई है। ठीक, अब अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। और मुंबई कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ठीक, ये मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? ये मुंबई बंदरगाह है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया था? ये राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का जो है आकलन जो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। और बात करते हैं यहाँ पे धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, धन निर्गमन का सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था, धन निर्गमन का सिद्धांत। और दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक में इन्होंने ये आपके राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
और ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। और जनरल ओ डायर की मदद किसने की थी? यहाँ पे कौन से भारतीय ने जनरल ओ डायर की मदद की थी? ये इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हंसराज नामक भारतीय ने जनरल ओ डायर की मदद की थी। और यहाँ पे जनरल ओ डायर की हत्या आगे चल के किसने किया था? उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दिया था। आगे चल के उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दिया था। आगे बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन का अन्य नाम आपसे पूछ रहा है क्या है? तो इसे क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। क्यों व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे इसके जो भी सदस्य थे, वो जो सारे सदस्य थे साइमन कमीशन के, वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेज गोरे होते हैं, इस वजह से उन्हें क्या कहा गया? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन का पूछा जाता है कि गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन पूछे तो 1927 में इसके गठन होता है। तो आपसे पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था। अब पूछे कि साइमन कमीशन भारत में किस जगह पे आया था? तो सबसे पहले ये मुंबई में आया था। साइमन कमीशन मुंबई में आया था। और आपसे पूछे कि यहाँ पे इसके विरोध में कौन से नारे लगे? साइमन कमीशन के विरोध में यहाँ पे क्या हुआ? साइमन कमीशन का जमकर विरोध हुआ। और इसे क्या दिखाया गया? इसे काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए। ठीक, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, साइमन गो बैक के यहाँ पे नारे लगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की पूछिए आपसे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर। आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश कितने हैं? तो 193 देश सदस्य देश है। और 193वां देश कौन सा बना था? ये दक्षिणी सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन बना था? दक्षिणी सूडान बना था। और दक्षिणी सूडान की आपसे राजधानी पूछे कौन है? तो राजधानी दक्षिणी सूडान की जुबा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव हैं वो कौन है? ये आप लोग बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले जो महासचिव हैं वो ट्रिगवेली हैं। कौन है? ट्रिगवेली हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनी गुटारेस हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एंटोनी गुटारेस इनके वर्तमान महासचिव हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। यूएन महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यूएनओ में जो यूएन महासभा थी, इसे क्या कहते हैं? इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। और इसमें पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में भाषण दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पे हिंदी में भाषण दिया। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है यहाँ की, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आप लोग बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आप लोग बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है पहली महिला अध्यक्ष इसकी कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी इसकी पहली महिला अध्यक्ष, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यूएनओ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? तो जो यूएनओ होता है उसकी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना? 2 वर्ष का होता है। यूएनओ में सुरक्षा परिषद की बात करें तो आपसे पूछे कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। यूएनओ सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 सदस्य जो ऐसे होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य में यहाँ पे इनके पास कौन सा पावर होता है? इनके पास वीटो पावर होता है। अस्थायी सदस्यों के पास कौन सा पावर होता है? वीटो पावर होता है। और इनका प्रयोग करके ये लोग अपना निषेधाधिकार दिखाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे अस्थायी सदस्यों में सदस्य कितने हैं? 5 सदस्य है। कौन कौन से सदस्य हैं? तो आप लोग देखिए यहाँ पे पहला तो आपका हो जाएगा चीन हो जाएगा,
आपका दूसरा नंबर पे हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा, 5 सदस्य चीन रूस। तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका ब्रिटेन, चीन रूस ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका। ठीक, चीन रूस ब्रिटेन फ्रांस एंड अमेरिका, यहाँ पे हैं 5 सदस्य। ठीक, तो ये आप लोग इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, चीन रूस फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है उसे 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। जो विश्व एड्स दिवस है ये कब मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 जनवरी के दिन मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। आपसे पूछे कि यहाँ पे विश्व एड्स दिवस 1 जनवरी को हो गया। आपसे पूछे कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, ये 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं विश्व विकलांग दिवस। आपसे पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नौसेना दिवस कब मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये 4 दिसंबर के दिन नौसेना के दिवस 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये माउंटबेटन थे। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल, यहाँ पे स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही, स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है। तो आपसे पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम, रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तात्या टोपे जो 1857 की क्रांति थी वो उसका नेतृत्व कहाँ से किए थे। तात्या टोपे जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे, तो तात्या टोपे जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये कानपुर से किए थे। कहाँ से किए थे, कानपुर से इनका नेतृत्व किए थे। और आपसे पूछे कि यहाँ पे तात्या टोपे का समाधि किस जगह पे बना हुआ है। जो समाधि स्थल है तात्या टोपे का वो कहाँ पे स्थित है, तो ये शिवपुरी में इनका समाधि स्थल स्थित है, शिवपुरी में। आपसे पूछे कि यहाँ पे तात्या टोपे के बारे में, तो आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे वास्तविक नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का जो है बचपन का नाम या फिर वास्तविक नाम क्या था, तो इन्हें मणिकर्णिका कहते थे। बचपन का नाम इन्हें मणिकर्णिका था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 को हुआ था शिमला समझौता। 1972 को होता है शिमला समझौता। ये शिमला किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पे शिमला है। तो यहाँ पे हुआ था हिमाचल शिमला समझौता। किसके बीच में हुआ था, आपसे पूछे शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत एंड पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। और यहाँ पे भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे, यहाँ पे भारत के नेतृत्व कौन की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहाँ पे नेतृत्व की थी। इंदिरा गांधी जो कि भारत की तत्काल वर्तमान समय की प्रधानमंत्री थी, उस समय की ये प्रधानमंत्री थी। और पाकिस्तान के समय में कौन, पाकिस्तान के तरफ से कौन इसमें भाग लिया था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें भाग लिए थे। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो भाग लिए थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके तहत ही क्या खींचा गया था, LOC, इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये खींचा गया था। पेस मेकर का संबंध किससे है। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। ठीक, पेस मेकर का संबंध हृदय। आपसे पूछे कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है। मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है वो कौन सा है, सबसे व्यस्त अंग कौन है, तो हृदय है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग। आपसे पूछे कि यहाँ पे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मानव शरीर के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ठीक,
तो मानव शरीर के जो हृदय है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसमें से 2 क्या होता है? अलिंद होता है, 2 अलिंद होता है और 2 क्या होता है? निलय होता है। 2 अलिंद और 2 निलय होता है। आपसे पूछे कि ईसीजी का जो टेस्ट है, ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये भी हृदय से संबंधित है। ईसीजी टेस्ट हृदय से संबंधित है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका मतलब होता है। और आपसे पूछे कि ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? जो ईईजी टेस्ट है वो किससे संबंधित है? तो ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। और आप लोग ईईजी का यहाँ पे फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। किसे? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे हम लोग बात करते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। और ये कैसी ग्रंथि है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। आपसे पूछे कि कार्बन का जो अपर रूप होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो कार्बन के जो अपर रूप हैं वो हीरा एंड ग्रेफाइट है। हीरा एंड ग्रेफाइट है कार्बन के अपर रूप। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? ये कार्बन के अपर रूप है। और भारत में जो हीरे की खान है वो क्या है? भारत में जो हीरे की खान है वो कौन सा है? तो पन्ना का जो खान है, पन्ना खान, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये हीरे के लिए भारत में प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। गोलकुंडा की खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा, जिसे तख्ते ताउस में जड़वाया गया था। आगे चल के इसे नादिर शाह अब्दाली लूट कर ले जाता है अपने देश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बीएससी, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या नाम है? तो इसके सूचकांक का क्या नाम है? सेंसेक्स है। इसके सूचकांक का नाम क्या है? सेंसेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का नाम सेंसेक्स है। भारत में एक स्टॉक एक्सचेंज और है जिसे क्या बोलते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे भारत का एक और सूचकांक है, भारत का एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसका यहाँ पे जो सूचकांक है, इसके सूचकांक का क्या नाम है? इसके सूचकांक का नाम है निफ्टी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके सूचकांक का नाम निफ्टी है। वित्तीय घाटा का मतलब क्या है? वित्तीय घाटा उसे कहते हैं जब सरकार यहाँ पे आरबीआई से पैसा ले। जब सरकार किससे पैसा ले? जब सरकार आरबीआई से पैसा ले, उसे कहते हैं वित्तीय घाटा। जब सरकार आरबीआई से पैसा ले, वित्तीय घाटा का वहां पे सीजन होता है। और बात करते हैं यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बैंक। आपसे पूछे कौन है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई है। और बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों का बैंक कौन है? तो आरबीआई है बैंकों का बैंक। और आपसे पूछे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भी कौन है? आरबीआई है। इन सारी चीजों का जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बाय डिफॉल्ट केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये आप लोग बताएंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी
दिवस जो है कब मनाते हैं? ये 10 जनवरी के दिन मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। कब मनाते हैं? 10 जनवरी के दिन। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आपसे पूछे कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये 14 सितंबर के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई? राष्ट्रभाषा हिंदी किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई? तो ये बनाई गई आर्टिकल नंबर 343 के तहत। राष्ट्रभाषा भारत की क्या होगी? हिंदी होगी। भारत का कौन सा नगर पालिका से संबंधित, कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से जो संबंधित भाग है 9 का ए है। नगर पालिका से जो संबंधित भाग है 9 का ए है। इसके लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? संविधान में इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कार्य करने के लिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? एग्जाम में पूछे जाते हैं। 18 विषय इसके दिए गए हैं। और बात करते हैं इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? नगर पालिका से संबंधित जो संविधान में संशोधन है वो कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, नगर पालिका से संबंधित है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। और आपसे पूछे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। आपसे पूछे कि गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था? किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और गरीबी हटाओ से यहाँ पे गरीबी से संबंधित 2 समितियां जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ये किससे संबंधित है? ये गरीबी के आकलन से संबंधित है। ये गरीबी का आकलन करती है। एक तो आप लोग याद रखें डीटी लकड़वाला समिति। डीटी लकड़ावाला समिति ये आप लोग याद रखेंगे। डीटी लकड़ावाला समिति ये किससे संबंधित है? ये भी गरीबी से ही संबंधित है। ठीक, तो इन दोनों समितियों को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासन काल में हुई थी? जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो हुई 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी? आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में हुई थी। और यहाँ पे शासन किसका था? यहाँ पे शासन की बात करें किसके शासन में हुआ था? तो इस समय अजात शत्रु का शासन था। किसका? अजात शत्रु का शासन था। आपसे पूछे कि यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कौन? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई। यहाँ पे किसका शासन था द्वितीय बौद्ध संगीति के समय? यहाँ पे काला शोक का शासन था। किसका? काला शोक का शासन था। और यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी? सभा कामी ने किया था इसकी अध्यक्षता। द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? सभा कामी ने किया था। आगे बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई थी। और यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति के जो यहाँ पे देख रेख करने वाले शासन किसमें हुआ था? अशोक के शासन काल में हुआ था। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र थे, मोगली थे यहाँ पे अध्यक्ष। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। और जो अशोक वाला बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय जो बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। और यहाँ पे कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था। और इस समय शासन किसका था? चौथी बौद्ध संगीति के समय शासन किसका था? कनिष्क का शासन था। कनिष्क का शासन था। और अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। अध्यक्ष वासुमित्र थे। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। और यहाँ पे सूर्य में यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस विद्यमान है? तो सूर्य में सर्वाधिक हीलियम गैस विद्यमान है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान आपसे पूछे अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछे यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अफ्रीका की बात करें
तो सवाना घास के मैदान। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका पूछे तो आप लोग बताएंगे वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। आपसे पूछे कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेयरी जो घास के मैदान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन कौन था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन 73वां संविधान हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1993 में। 73वां संहिता हुआ था तो 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था, 1993 में। लागू हुआ था कब, 1993 में। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन, इसमें भाग कौन सा जोड़ा गया था, इसके तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, 9 भाग जोड़ा गया था। इस पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति किसे इस्तीफा देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, और उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा देता है, ये राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। किसे, ये राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, इन्हें शपथ दिलाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 63 है, और राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 52 है। और शपथ से संबंधित जो यहाँ पे आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 60 में है। लोकसभा में सर्वाधिक सीट वाला राज्य कौन सा है, तो लोकसभा सर्वाधिक सीट वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें। आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम, ये वैशाली में हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आपसे पूछे कि पहले जो यहाँ पे महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के कहते किस नंबर के तीर्थंकर थे, ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। आपसे पूछे कि पहले तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे, तो ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर। कौन थे, ऋषभदेव थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के। पृथ्वी अपने अच्छे से कितनी डिग्री झुकी है, अच्छे से पूछे पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री यहाँ पे अच्छे से झुकी है। पृथ्वी अपने अच्छे से कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। अब आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने सतह के साथ कितनी झुकी है, पृथ्वी अपने सतह के साथ कितनी झुकी है, तो 66.5 डिग्री यहाँ पे पृथ्वी अपने सतह के साथ झुकी है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% ऑक्सीजन है। और आपसे पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। और ये किसी भी देश में ये सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 71% वायुमंडल में, 78%। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पे 0.03% यहाँ पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। बात करें रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, मुंबई में रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक के बारे में, तो आपसे पूछे कि पहले गवर्नर कौन थे, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन रिजर्व बैंक के आपसे पूछे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, सीडी देशमुख थे। और रिजर्व बैंक के वर्तमान समय जो गवर्नर है वो कौन थे, वो कौन है, शक्तिकांत दास है। रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास है। आपसे पूछे शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर है, हमें 25वें नंबर के। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। आपसे पूछे कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। आपसे पूछे कि चिन्ना स्वामी जो क्रिकेट स्टेडियम है,
चिन्ना स्वामी जो क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पे स्थित है? जो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ? हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ। आपसे पूछे कि यहाँ पे उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे थी। सिंधु नदी के किनारे थी। आपसे पूछे कि जो यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता थी ये किस नदी के किनारे थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये रावी नदी के किनारे थी हड़प्पा की सभ्यता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से? विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और उससे भी छोटा महाद्वीप, उससे थोड़ा सा बड़ा महाद्वीप कौन है? यूरोप है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या है? यूरोप है। आगे बात करते हैं आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, और उसके बाद कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और विश्व की आपसे पूछे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। और विश्व में सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक तटीय सीमा किस महाद्वीप के पास है? इसकी सर्वाधिक तटीय सीमा जो सबसे बड़ा होगा उसी के पास होगा सबसे ज्यादा तटीय सीमा। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप के पास विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका पे स्थित है। अंटार्कटिका पे स्थित है दक्षिणी गंगोत्री। ये क्या है? तो ये एक प्रयोगशाला दक्षिणी गंगोत्री। बात करते हैं यहाँ पे अंटार्कटिका किस नंबर का महाद्वीप है? 5वें नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपसे पूछे कि यहाँ पे अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्यों इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं? क्योंकि वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि वर्ष भर ये उत्तरी ध्रुव पे, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे है ये, और यहाँ पे बर्फ हमेशा पाए जाते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा बर्फ जमे रहते हैं, और इसे श्वेत महाद्वीप इसीलिए कहते हैं। यहाँ पे पेंगुइन पक्षी ज्यादातर पाए जाते हैं। कौन सी पक्षी? पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, पेंगुइन पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। आपसे पूछे कि यहाँ पे दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? आपसे पूछे दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो क्या है? जुबा है दक्षिणी सूडान की राजधानी। आपसे पूछे कि तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? तो डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। आपसे पूछे कि यहाँ पे तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। आपसे पूछे कि इथियोपिया की राजधानी क्या है? इथियोपिया की जो राजधानी है वो क्या है? इथियोपिया की राजधानी क्या है? तो अदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। भारतीय यूरेनियम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। भारतीय यूरेनियम लिमिटेड झारखंड में। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में? भारत एंड श्रीलंका के बीच में। भारत एंड श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। आपसे पूछे कि मन्नार की खाड़ी किस 2 द्वीपों के बीच में, किन 2 देशों के बीच में? मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे पूछे कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सा द्वीप स्थित है?
तो प्रशांत महासागर के जो पश्चिम साइड में है, ये तो आपका प्रशांत महासागर यहाँ पे पश्चिम की ओर जाएंगे प्रशांत महासागर के, तो यहाँ पे पड़ेगा ऊपर की ओर एशिया पड़ेगा, ऊपर की ओर एशिया पड़ेगा और नीचे की ओर कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ेगा। लेकिन प्रशांत महासागर के यहाँ पे पूर्व की ओर देखेंगे तो उत्तर में उत्तरी अमेरिका पड़ेगा, प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण के साइड में कौन अमेरिका पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका पड़ेगा प्रशांत महासागर में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन है, ठीक। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा क्या है महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसे क्या कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, इसे मानव का घर कहा जाता है, मानव का घर कहा जाता है। क्यों मानव का, क्योंकि 59% जनसंख्या आपसे देखेंगे कि जो पूरे विश्व में जनसंख्या है उसका 59% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात करते हैं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आप लोग बताएंगे सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप विश्व में, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपसे पूछे कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेंस ने दिया था, हैरी हेंस ने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत ने दिया था। कब दिए थे, 1960 में। इसे हैरी हेंस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत इसे बोलते हैं। बात करते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहाँ जाता है, किसे कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्यों यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीप महाद्वीप। आपसे पूछे कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, क्या चीज यहाँ पे द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीपीय महाद्वीप है जो किसे कहते हैं, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। आपसे पूछे कि यहाँ पे महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, आपसे पूछे कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीपों का जो महाद्वीप है वो किसे कहते हैं, एशिया को कहते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप, ठीक। एशिया को कहते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप। आपसे पूछे कि आंध्र महाद्वीप किसे कहते हैं, आंध्र महाद्वीप किसे कहते हैं, आंध्र महाद्वीप, तो ये अफ्रीका को कहते हैं आंध्र महाद्वीप, क्योंकि इसका अधिकतर भाग खोजा नहीं गया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसमें क्या है, अग्निवलय क्षेत्र स्थित है जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रीजन में आता है। और इसका सबसे गहरा भाग क्या है, जो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा भाग है वो क्या है, मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग। और इसकी ऊंचाई गहराई कितनी है, तो ये 1122 मीटर इसकी गहराई, 1122 मीटर इसकी गहराई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।